गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग को एक थोड़ी सी जानकारी भी है जिसे हम आपको शेयर करते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि हमारे लोग ये माध्यमिक चयन बोर्ड के सदस्यों का चयन हो चुका है। लाइक दैट हम कहेंगे यूपी में जो वैकेंसी का प्रोसेस है और एग्जाम का जो प्रोसेस है वो अब जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग सभी 12 के 12 सदस्य भी आ चुके हैं और अध्यक्ष भी लगभग आ ही गया है। तो इस तरीके से हम लोग को अब जल्द ही अपने एग्जाम की डेट मिलने वाली है और हम कहेंगे कि नई वैकेंसी भी मिलने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग को इस समय क्या करना है, डेडिकेशन अपना बना करके अपने पढ़ाई में ध्यान देना है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इस समय आपके पास समय नहीं है और जो समय है उस समय का आप लोग सही से सदुपयोग करिए, क्योंकि अब एग्जाम में देरी नहीं हो सकती। लाइक दैट हम कहेंगे अभी चुनाव है, चुनाव के बाद ही आपको डेट मिल जाएगी एग्जाम के प्लस नई वैकेंसी की भी। तो आइए आज हम लोग अपना देखते हैं ये बीपीएससी टायर 3 का हम लोग का ये आपका लगभग 32वां सेट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा चल रहा है। जो भी हमारे इस समय कल से टॉपिक लगे हैं वो डिजीज संबंधित टॉपिक हैं, बीमारी संबंधित। तो जैसे आपने कल देखा ओबेसिटी का आपने देखा और आज हम लोग देखते हैं एनीमिया का। तो लाइक दैट ओबेसिटी तो आपकी कोई बीमारी थी नहीं डायरेक्ट रूप में, लेकिन इनडायरेक्ट में वो बीमारी थी। लेकिन यहाँ एनीमिया हमारी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ये बीमारी है। ये बीमारी लगभग सभी को होती है। तो लाइक दैट हम लोग देखते हैं कि बीमारी की जो प्रक्रिया है वो क्या है। मीन्स आज पूरा का पूरा एनीमिया का आपको निचोड़ मिलेगा कि ये हमारे जो एनीमिया संबंधित जो करेक्टर हैं क्या है, हम कहेंगे एनीमिया के कारण हैं, मीन्स क्या क्या इसके फैक्टर हैं एनीमिया रोग के वो भी मिलेगा। किसकी किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है ये भी मिलेगा। अब किस किस अवस्था में एनीमिया रोग होता है वो भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया, आरबीसी की प्रक्रिया, ये सभी हमारे क्या होगा, हीमोग्लोबिन से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एनीमिया संबंधित जो भी हमारी समस्या है वो आपके इस 40 क्वेश्चनों में सॉल्व हो जाएगी। मीन्स हम कहेंगे कि एनीमिया संबंधित कोई भी समस्या आपका अब बाहर नहीं जाएगी। मीन्स आप एनीमिया का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको अच्छे से कर लेंगे इन 40 क्वेश्चनों के आधार पर। एक क्वेश्चन आपका एनीमिया का आता है और वो क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेगा, इसी 40 क्वेश्चन से ही मिलेगा। इससे वो क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो 40 क्वेश्चन है इस 40 क्वेश्चन के अलावा और क्वेश्चन क्या एनीमिया के बन सकते हैं। तो आपको यही समझ में आएगा कि इस 40 क्वेश्चन के अलावा एनीमिया का और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन बनने के लिए। जो भी है क्वेश्चन वो सब हमारे इस 40 क्वेश्चनों में परिपूर्ण है। तो आगे आज हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक एनीमिया। देखिए एनीमिया किस प्रकार का रोग है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एनीमिया हमारा क्या पोषणहीनता जनित रोग है, पोषणहीनता जनित रोग है, या हम लोग कहेंगे वायरस जनित रोग है, या हम कहेंगे बैक्टीरिया जनित रोग है, या हम कहेंगे कोई नहीं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारा न्यूट्रिशनल डिजीज है। क्या बोलेंगे हम लोग, कहेंगे न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल, ये न्यूट्रिशनल बीमारी है हमारी, ये न्यूट्रिशनल बीमारी हमारी है। लाइक दैट हमारा ऑप्शनल क्या सही होगा, पोषणहीनता जनित। ये किसी बैक्टीरिया से नहीं होता, किसी वायरस से नहीं होता, किसी फंगस से नहीं होगा, किसी पैरासाइट से नहीं होता है। हम कहेंगे कि हमारे पोषण तत्वों, पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारा ये रोग होता है। तो पोषक तत्वों की कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है, ये हमें क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। तो जो ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है वो क्वेश्चन आपको आगे दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। देखिए एनीमिया रोग के कारक हैं, मीन्स कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जिसके कारण एनीमिया रोग होता है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर दिया गया कि विटामिन B6, B9, B12, प्रोटीन, लाइक दैट हमारा फिर आयरन, कॉपर, डी दे रहा है सभी। हम लोग कहेंगे सभी फैक्टर हैं, मीन्स ये सब फैक्टरों के कारण एनीमिया रोग होता है। ये नहीं हम लोग कहें केवल हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, नहीं। यहाँ पर देखिए बल्कि हीमोग्लोबिन तो है भी नहीं यहाँ पर। हम कहेंगे विटामिन, पोषण के तहत अगर देखें तो पोषक तत्वों के तहत विटामिन हमारा, पोषक तत्व विटामिन, और पोषक तत्व हमारा हम कहेंगे प्रोटीन। पोषक तत्व के तहत ही हमारा यहाँ पर आएगा क्या, मिनरल। मीन्स हम कहेंगे मिनरल होगा,
मिनरल, इसके बाद हम लोग कहेंगे प्रोटीन होगी, प्रोटीन होगा, और हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, ये विटामिन होगा। देखिए मिनरल, प्रोटीन और विटामिन, यहाँ पर 3 ऑप्शनल आपको यहाँ पर मिल रहा है कि इन तीनों की कमी से हम लोग कहेंगे एनीमिया रोग होता है। और भी हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोला जाता है, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन की कमी से भी हमें एनीमिया रोग होता है। फिर हम लोग कहेंगे कि इस तरीके से हमारे क्या होंगे, और भी चीजें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी से भी रोग होता है हमारा एनीमिया रोग। फिर हम लोग कहेंगे कि एनीमिया रोग हमें अगर अल्सर हो गया है तो भी होगा, अल्सर से भी होगा, अल्सर, अल्सर से भी एनीमिया रोग होगा। हम कहेंगे अल्सर के अलावा भी ऑपरेशन हो गया, या हम कहेंगे कि चोट लग गई, इसके कारण भी एनीमिया रोग होगा। मिस एनीमिया रोग के एक नहीं बहुत सारे हम कहेंगे फैक्टर रहते हैं। यहाँ देखिए आयरन के साथ साथ कॉपर, तो आप हमेशा याद रखना आयरन, कॉपर और कोबाल्ट, एक हम लोग कहें कोबाल्ट, ये 3 हमारे मिनरल हैं। इन 3 मिनरलों के कारण हमारा एनीमिया रोग होता है। और जबकि यही हम कहेंगे 3 हमारे क्या है यहाँ पर विटामिन से, 3 विटामिन के कारण भी होता है, इसके बाद प्रोटीन के कारण भी हमारा होता है, फिर हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक के कारण भी होता है, इसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर मींस ग्लाइकोप्रोटीन की भी जो है फैक्टर की कमी के कारण भी हमारा एनीमिया रोग होता है। प्लस हम लोग कहेंगे चोट लग गया, चोट में हमारा ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो भी होगा। हम कहेंगे एमसी से भी होगा, एमसी, एमसी मीन्स ब्लीडिंग का प्रोसेस ज्यादा होता है या कम होता है उससे लेना देना नहीं, लेकिन हाँ हम कहेंगे एमसी के प्रोसेस से भी हमें क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। चोट से भी होता है, हम लोग कहेंगे अगर चोट लग गई या हम कहें घाव हो गया, घाव, आप लोग चोट से भी हमें क्या होता है, चोट से भी, घाव से भी हमें एनीमिया रोग होता है। मीन्स एक नहीं, आपको यहाँ पर हमने दिखाया कि कई फैक्टर हैं जिसके कारण एनीमिया रोग हो रहा है। तो इस तरीके से आपका मिनरल की अगर बातें करें तो हम लोग कहेंगे 3 मिनरल्स, ये हमारे 3 मिनरल्स, विटामिन की बात करें कि 3 विटामिन से, इसके बाद प्रोटीन। क्या कार्बोज से भी एनीमिया रोग होता है, हम कहेंगे नहीं, कार्बोज से नहीं होता, ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। मीन्स प्रोटीन का वो हम लोग कहेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन से होता है। प्रोटीन के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे प्रोटीन एंड कंजुगेटेड संयुग्मी प्रोटीन के द्वारा हमारा क्या कमी के कारण हमारा एनीमिया रोग होता है। तो इस तरीके से एनीमिया रोग के कारक आपने समझ गए होंगे कि एनीमिया रोग के क्या क्या फैक्टर हैं। तो हमारा ऑप्शन मिला डी सभी। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान होता है, नॉर्मल वैल्यू, हम लोग कहेंगे नॉर्मल वैल्यू इन हीमोग्लोबिन। तो देखिए नॉर्मल वैल्यू की बात की जाती है तो नॉर्मल वैल्यू हम लोग कहेंगे कि औसत लिया जाता है। नॉर्मल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल, नॉर्मल वैल्यू का मतलब होता है हम लोग कहेंगे औसत मान, औसत, औसत मान। जनरली आप ये जानते हैं कि इसे बोला जाता है सामान्य मान, सामान्य मान। तो देखिए इसे आप यहां से अगर देखें, औसत मान से देखें तो जितने भी स्त्री पुरुष हैं, हम कहेंगे कि अगर लाख हैं, 2 लाख हैं, 4 लाख हैं स्त्री पुरुष का, हम लोग कहेंगे कि सभी स्त्री पुरुषों को मिला करके उसका औसत हीमोग्लोबिन लिया जाए तो उस औसत को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। मीन्स ये औसत की प्रक्रिया अनेक स्त्री पुरुष, अनेक, अनेक स्त्री एवं पुरुष, एवं पुरुष, पुरुष, अनेक स्त्री और पुरुष से हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का एक औसत लेते हैं, उस औसत मान को ही हम लोग लिया जाता है सामान्य मान। तो इस तरीके से आपको मिलेगा पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन का मान मिलेगा, स्त्री का भी मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि औसत का भी मिलेगा, मीन्स नॉर्मल का भी मिलेगा। अगर नॉर्मल की बातें करता है, सामान्य की बात करता है तो आपको औसत के तौर पर याद करना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे 12 से 14 ग्राम प्रति डीएल। देखिए ये डीएल होता है, डेसीलीटर होता है, डीएल समझ गए होंगे। तो ये डी का दिन लिखा गया है तो यहाँ हम लोग कहेंगे ये डी होगा, ये डी, डी डेसी हम लोग बोलते हैं, डेसीलीटर मीन्स डीएल का प्रोसेस होता है, इसे हम लोग कहेंगे डीएल, डीएल डेसीलीटर। तो हमारा ऑप्शनल क्या होगा, नॉर्मल के तौर पर हम लोग कहेंगे 12 से 14 ग्राम प्रति डीएल ब्लड,
और नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की। तो यहाँ पे देखिए, ये आपने देख लिया रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान। कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो नॉर्मल का मतलब आपको हमने यहाँ समझा दिया है कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है। एक औसत लिया जाता है, एक नहीं अनेक स्त्री पुरुषों के जो है हीमोग्लोबिन का एक औसत मान हमारा नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन इंडिविजुअल अगर पुरुष की बात की जाए, स्त्री की बात की जाए, तो उस तरीके का क्वेश्चन आपको हीमोग्लोबिन का अलग से मिलेगा। लाइक इधर देखिए, अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन देखिए। देखिए, शैशवावस्था में एनीमिया रोग का कारण है, मीन्स हम लोग कहेंगे इन्फेंसी में एनीमिया रोग का कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कम श्रावण के कारण सीलियक, अगर चाइल्ड को सीलियक रोग हो गया है तो भी होगा। विनिंग आहार की कमी, हम कहेंगे स्तनपान छुड़ाना और पूरक आहार का न पाना, ये हमारा प्रोसेस होगा। मीन्स विनिंग तो करा दिया, स्तनपान तो छुड़ा दिया, लेकिन उसको पूरक आहार अच्छे से नहीं मिल पाया, तो शैशव में मीन्स शिशु को एनीमिया रोग होगा। इसके अलावा हम कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शनल क्या सही होगा, हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन डी सही होगा। मीन्स हम कहेंगे स्तन पान छुड़ाना छुड़ाना एवं पूरक आहार की कमी, पूरक आहार की कमी, ये हमारा विनिंग आहार की कमी। सीलियक रोग हम लोग कहेंगे शिशु में अनेक तरह की अनियमितताएं होती हैं, जिसे सीलियक डिजीज कहते हैं। इन बीमारियों को हम अभी आपको करवाएंगे अच्छे से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग कहेंगे कि हमारे क्या होते हैं, पाचन संबंधित, ये हमारे क्या रिजेंट्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम लोग कहेंगे भोजन हमारी आंत में सड़ता नहीं है। आंत में भोजन को या स्टमक में भोजन को सड़ने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचाता है, प्लस उनके पाचन में सहायक होता है। कई तरीके से एनीमिया रोग का कारण आपको मालूम हो गया कि एचसीएल की कमी, सीलियक डिजीज और विनिंग आहार में कमी। आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, बाल्यावस्था में एनीमिया रोग का क्या कारण है। शैशवावस्था में तो आपने देख लिया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी थी, या सीएल का हम कहेंगे स्राव कम होता है, या सीएल का स्राव कम होता है। आयरन की कमी, शोध अतड़ी रोग मीन्स बोबेल डिजीज, हम लोग क्या कहेंगे, इसे बोला जाता है बोबेल डिजीज, बोबेल 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 डिजीज, बोबेल डिजीज। तो देखिए, अगर बोबेल डिजीज है मीन्स आंत में हम लोग कहेंगे कि घाव की प्रक्रियाएं हैं, तो वहां पर हम लोग कहेंगे कि बोबेल मीन्स हम लोग का मालूम है कि यहाँ पर बुलबुले जैसे क्या होते हैं, जो है सीमेन में CO2 की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है, तो वो हमारा होता है शोध अतड़ी रोग। लाइक दैट हम लोग कहेंगे आयरन की कमी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये सभी हमारे क्या हैं, फैक्टर हैं। मीन्स बाल्यावस्था में ये सभी फैक्टर हैं एनीमिया रोग के। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में एनीमिया रोग का कारण है। अब इस तरह से देखिए, हम लोग को मिलता जा रहा है कि हमें सामान्य व्यक्ति में रोग का क्या कारण रहा, फिर कहेंगे कि शिशु में एनीमिया रोग का क्या कारण रहा, बाल्यावस्था में एनीमिया रोग का क्या कारण रहा। अब आया आपका क्वेश्चन जो है कि किशोरावस्था में एनीमिया रोग का क्या कारण है। हम कहेंगे आयरन की कमी, मासिक अधिक मासिक स्राव मीन्स यमसी की प्रक्रिया, यमसी हाई यमसी, हाई हाई एमसी। देखिए, हाई एमसी से भी होगा, या सीएल का कम स्राव मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, डी होगा। मीन्स किशोरावस्था में एनीमिया के हमारे ये तीनों के तीनों फैक्टर हैं जिसके कारण एनीमिया रोग होती है। देखिए, प्रौढ़ावस्था में एनीमिया रोग का क्या कारण है। अब यहाँ पर प्रौढ़ावस्था, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग के क्या हैं, प्रौढ़ हैं, और उस प्रौढ़ के प्रोसेस में आप देखिए कि अगर एनीमिया रोग अगर आपको होता है, तो आपको एनीमिया रोग किस कारण से हुआ, वो कारण यहाँ पर दिया गया है। हम कहेंगे यस सीएल का कम श्रावण होगा, टैनिन होगा, ऑक्सलेट की अधिकता होगी। हम कहेंगे कि अधिक टैनिन, हम लोग को मालूम है कि हम लोग का जो कार्बोनेटेड बिवरेज होते हैं, जो है कार्बोनेटेड बिवरेज, और हम लोग कहेंगे चाय हो गया, कॉफी हो गया, कोका कोला हो गया, इस सभी से हमें टैनिन और ऑक्सलेट की अधिकता होती है। मीन्स इसके जो स्रोत हैं,
स्रोत हम लोग कहेंगे चाय है, चाय, कॉफी। इसके बाद हम लोग कहेंगे कार्बोनेटेड बिवरेज, कार्बोनेटेड बिवरेज, बिवरेज, कार्बोनेटेड बिवरेज मीन्स पेप्सी, कोका कोला, ठंडा। इन सभी में टैनिन और ऑक्जेलेट मीन्स ऑक्जेलिक एसिड की अधिक पाई जाती है। इनका सेवन अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो भी आपको एनीमिया रोग होगा। हम कहेंगे अगर बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, आयरन की कमी है, तो भी क्या होगा आपको, हम कहेंगे एनीमिया डिजीज हो जाएगी। मीन्स आप में एनीमिया डिजीज होने का रीजन क्या मिला, हम कहेंगे गलत आदतें हैं, हाइड्रोक्लोरिक का कम श्रावण है, टीबी की बीमारी है और आयरन की कमी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए गर्भावस्था में एनीमिया रोग का कारण है, मीन्स प्रेगनेंसी में भी हमारा क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इस एनीमिया रोग का कारण क्या रहा, आयरन की कमी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम स्राव, हीमोडाइल्यूशन, लाइक दैट हम कहेंगे ऑप्शन हमारा मिलेगा क्या, डी। मीन्स ये सभी हमारे प्रेगनेंसी में एनीमिया के फैक्टर हैं, कारक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। देखिए वृद्धावस्था में एनीमिया रोग का कारण है। तो वृद्धावस्था में देखिए हम लोग क्या बोले, कोलेटहीनता, और हमारा मिला जठर शोथ, फिर मिला पेप्टिक अल्सर, डी मिला सभी। मीन्स हम लोग का ओल्ड एज के ये 3 फैक्टर हैं। इन तीनों फैक्टर कहेंगे ओल्ड एज में हमारा डिजीज एनीमिया हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए हमें कहेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं, मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट की सभी अवस्थाओं में हमने देखा कि एनीमिया रोग किसके कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन हम लोग का मिल रहा है कि पुरुष हीमोग्लोबिन का सामान्य मान होता है, मीन्स पुरुषों में, लाइक दैट हमें क्या मिला, पुरुषों में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए पुरुषों में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान, पुरुषों में। अब लाइक दैट ये क्वेश्चन है, देखिए पुरुषों मीन्स डिवाइड कर दिया, व्यक्ति मीन्स हमारा यहाँ पर व्यक्ति को डिवाइड कर दिया पुरुष और महिला के प्रोसेस में। कह रहा पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान होता है 14 से 18 ग्राम प्रति डीएल। यहाँ पर देखिए ये डी की प्रक्रिया है, ये डी की, और दूसरा बोल रहा है 14 से 16 ग्राम प्रति डीएल, फिर बोल रहा है सी हमारा दोनों। तो लाइक एक देखिए 14 से 18 ये पॉइंट नहीं है, ये स्पेस है। हम कहेंगे 14 से 18, क्या बोलेंगे, 14 से 18 ग्राम, ग्राम प्रति डीएल, ये हमारा वैल्यू है। हम लोग कहेंगे पुरुषों में जो है 14 से 18 ग्राम प्रति डीएल ब्लड हीमोग्लोबिन होता है या होना चाहिए। मीन्स 14 से 18 नॉर्मल वैल्यू आपको मिली थी, 12 से 14 औसत मिला था, सामान्य मिला था। लेकिन जब पुरुष की बात करेगा कि पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 14 से 18 ग्राम प्रति डीएल होगा। जबकि लेडीज की बात अब करेगा, यहाँ पर देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन, प्रौढ़ महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान। अब हम लोग को मिला यहाँ पर महिला मिला, अभी आपने पुरुष देखा, अब आपको मिला यहाँ पर महिला। देखिए महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान, तो अब हम लोग कहेंगे कि यह 12 से 16 ग्राम प्रति डीएल होगा, या हम लोग कहेंगे 12 से 14 ग्राम प्रति डीएल होगा, या सी हम कहेंगे दोनों होगा। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे ये स्पेस है 12 से 16, क्या कहेंगे, 12 से 16 ग्राम प्रति डीएल। मीन्स ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा 12 से 16 ग्राम प्रति डीएल। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का आपको सामान्य मान सब मिला। तो यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन का यहाँ हम आपको दिखाते हैं, तीनों का अंतर देखिए आपको मिल रहा है। देखिए एच जी हीमोग्लोबिन के 3 वैल्यू हम लोग को मिला जो है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एक नॉर्मल वैल्यू मिली, नॉर्मल मिला, नॉर्मल वैल्यू। दूसरा हम कहेंगे पुरुष का मिला, और तीसरा हम कहेंगे स्त्री का मिला। तो नॉर्मल वैल्यू आपको दिया था 12 से 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम प्रति डीएल। पुरुष में दिया 14 से 18 ग्राम प्रति डीएल,
और स्त्री में दिया जो है 12 से 16 ग्राम प्रति डीएल। तो ये देखिए हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू पूछेगा तो आप 12 से 14 लेंगे। अगर पुरुष में नॉर्मल वैल्यू कहा तो 14 से 18 ग्राम प्रति डीएल लेंगे, और जबकि स्त्री की बात किया तो कहेंगे 12 से 16 ग्राम प्रति डीएल होगा। ये हमारा नॉर्मल वैल्यू हम कहेंगे सभी के तहत। फिर हम कहेंगे एकाकी के तहत हम कहेंगे या न्यूक्लियर के तहत कहेंगे। न्यूक्लियर टर्म से पुरुष का और स्त्री का। तो इस तरीके से हम लोग को ये तीनों चीजों को याद रखना पड़ेगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अपना 12वां क्वेश्चन। देखिए नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान। अब हम लोग ने देख लिया, यहाँ पर सामान्य वैल्यू देख लिया, पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य वैल्यू देख लिया, स्त्री में हीमोग्लोबिन का सामान्य वैल्यू देख लिया। अब हम लोग आते हैं शिशु में। देखिए नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान कितना होगा? 14 से 24 ग्राम प्रति डीएल होगा, या हम लोग कहेंगे 24 से 30 ग्राम प्रति डीएल होगा, या हम कहेंगे 30 से 35 ग्राम प्रति डीएल होगा, या डी हम लोग कहेंगे कोई नहीं। तो हमारा क्या मिलेगा? 14 से 24। ये देखिए हमारा नवजात शिशु का मतलब आप समझते हैं जन्म से 1 माह की अवस्था। जन्म से 1 माह की अवस्था मीन्स हम कहेंगे न्यू बर्न बेबी। जन्म से 1 माह के शिशु को न्यू बर्न बेबी कहा जाता है। और इस न्यू बर्न बेबी का जो हीमोग्लोबिन होगा, सामान्य वैल्यू हीमोग्लोबिन की होगी, वो कितनी होगी? 14 से 24 ग्राम प्रति डीएल होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। देखिए जन्म से 2 सप्ताह के शिशु में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान होगा। अब यहाँ पर हम लोग का जन्म से 1 माह नहीं है, हम लोग कहेंगे जन्म से 15 दिन। जन्म से 1 माह में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान, जन्म से 15 मीन्स यहाँ पर हमारा 1 माह के अंदर ही आ गया। सामान्य वैल्यू कितनी होगी? जन्म से 2 सप्ताह मीन्स हम कहेंगे जन्म से 15 दिन की अवस्था। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हरलॉक ने इसे शैशवावस्था बोला था। शैशवावस्था कहा था। मीन्स जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को हरलॉक ने शैशवावस्था माना, जबकि WHO ने जन्म से लेकर के 2 वर्ष को शैशवावस्था मान रखा है। तो लाइक दैट यहाँ पर हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन का सामान्य मान कितना होगा? तो हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन का सामान्य मान 12 से 20 ग्राम होगा। कितना? 12 से 20 ग्राम प्रति डीएल होगा। कितना होगा? डीएल होगा। तो इस तरीके से हम लोग को मिला कि जन्म से 1 माह न्यू बर्न बेबी 1 माह तक की प्रक्रिया में हम लोग को 14 से 24 मिला ग्राम प्रति डीएल, जबकि 15 दिन की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कितना मिला? 12 से 20 ग्राम प्रति डीएल मिला। इस तरीके से आगे 14वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 माह से 6 महीने के शिशु में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान होगा। अब शिशु हमारा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे अब हम इसके हीमोग्लोबिन को काउंट करेंगे। मीन्स 2 से 6 माह का ये हमारा शिशु है। इसमें हीमोग्लोबिन का सामान्य मान हमको देखना है। 2 से 4 ग्राम प्रति डीएल होगा, या हम कहेंगे 4 से 10 ग्राम प्रति डीएल होगा, या 10 से 17 ग्राम प्रति डीएल होगा, या 20 ग्राम प्रति डीएल होगा। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि 10 से 17 ग्राम कितना होगा? 10 से 17 ग्राम प्रति डीएल होगा। मीन्स यहाँ पर देखिए हम लोग को एकदम ध्यान देते जाइए। न्यू बर्न बेबी का 14 से 24 ग्राम होगा। हम कहेंगे जन्म से 15 दिन का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे 14 से 20 का प्रोसेस होगा। यहाँ हमें मिल रहा है 2 से 6 माह का 10 से 17 ग्राम प्रति डीएल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 6 से 12 माह के बालक में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान होगा। मीन्स बालक हमारा पहुंच गया 1 वर्ष का। हम कहेंगे 6 से 12 माह
मीन्स एक वर्ष के शिशु में हम कहेंगे एक वर्ष के शिशु, एक वर्ष के शिशु में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान होगा, सामान्य मान। आपने देखा न्यूबॉर्न बेबी का देखा, फिर 15 दिन का देखा, फिर 2 से 6 माह का देखा, अब आप 6 से 12 माह के शिशु में देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ 9.5 से लेकर के 14 ग्राम, देखिए 9.5 से लेकर के 14 ग्राम प्रति डीएल होगा, डेसीलीटर होता है ये डीएल, हम लोग क्या कहेंगे, इतना डीएल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 1 से 6 वर्ष, अब बालक हमारा 1 साल का रहा, अब हमारा 1 से 6 वर्ष की प्रक्रिया में हम लोग आते हैं कि 1 से 6 वर्ष के बालक में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान कितना होगा। तो देखिए 1 से 6 वर्ष के बालक में हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 9.5 से 14 ग्राम प्रति डीएल होगी, या हम लोग कहेंगे 14 से 20 ग्राम प्रति डीएल होगा, या हम लोग कहेंगे 20 से 25 ग्राम प्रति डीएल होगा, या डी हम कहेंगे कोई नहीं। तो लाइक हमको मालूम है कि 9.5 से लेकर के 14 ग्राम प्रति डीएल हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए 6 से 18 वर्ष के बालक, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी बालक हमारा कहाँ पहुंच गया, उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंच गया है बालक हमारा। तो आप यहाँ पर देखिए 6 से 18 वर्ष के बालक में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान कितना होगा, हम कहेंगे क्या 8 से 10 ग्राम प्रति डीएल होगा, या हम लोग कहेंगे 15 से 18 ग्राम प्रति डीएल होगा, या कोई नहीं। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा, 10 से 15.5 ग्राम, 10 से 15.5 ग्राम प्रति डीएल हमारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखिए, पैरा प्रेग्नेंट स्त्री में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान, नॉर्मल वोमेन में आपने देख रखा, नॉर्मल वोमेन में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान कितना रहा है, इसे हम लोग अच्छे तरीके से जान गए हैं कि 12 से लेकर के 16 ग्राम प्रति डीएल होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि प्रेग्नेंट स्त्री में हीमोग्लोबिन का सामान्य मान कितना होता है। तो देखिए 11 ग्राम प्रति डीएल, 11 ग्राम प्रति डीएल, यहाँ 11 के बदले ये हमारा 12 है, समझ गए, ये 12 है, और इसे हम कहेंगे कि ये 13 है। ठीक, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे 11 ग्राम प्रति डीएल। देखिए 11 ग्राम प्रति डीएल, एक प्रेग्नेंट स्त्री में हीमोग्लोबिन 11 ग्राम प्रति डीएल होता है। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट के प्रोसेस में हम देखेंगे प्रेग्नेंट की 3 अवस्थाएं होती हैं प्रेगनेंसी का। देखिए प्रेग्नेंट स्टेज, अगर आप देखें तो प्रेग्नेंट के 3 स्टेज मिलेंगे। हम लोग कहेंगे फर्स्ट मिलेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर हम कहेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर हम कहेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। अब अगर बातें की गई कि हमारा ये 11 ग्राम प्रति डीएल हीमोग्लोबिन पाया गया, तो प्रेगनेंसी के किस स्टेज में ये 11 ग्राम प्रति डीएल पाया गया, हम कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और हम कहेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में 11 ग्राम प्रति डीएल होगा, डीएल। जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग कहते हैं 10.5 ग्राम प्रति डीएल होता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन भीतर जाता है प्रेगनेंसी स्टेज में, तो आप याद रखना कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन का मान 11 ग्राम प्रति डीएल होता है, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम कहेंगे 10.5 ग्राम प्रति डीएल होता है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी का प्रोसेस आपने देखा कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम होता है नॉर्मल वुमेन की अपेक्षा, तो उसमें भी हम कहेंगे कि औसतन अब जब इसका लिया जाता है, अगर आपको कहेगा 10.5 से 11, तो आप तुरंत पकड़ना कि 10.5 से 11 ग्राम प्रति डीएल हीमोग्लोबिन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। देखिए एनीमिया रोग का लक्षण है। अब यहाँ पर हम लोग कहा कि अगर एनीमिया रोग हो गया है, इसके हमने कई कारण दिखाए, मीन्स ह्यूमन
डेवलपमेंट्स की बात कर लिया गया है यहाँ पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट्स में जितनी अवस्थाएं हैं, सभी अवस्थाओं के तहत हम लोग ने देखा कि हीमोग्लोबिन ये हम लोग कहें कि सभी अवस्थाओं में जो हीमोग्लोबिन का कमी है या एनीमिया रोग का जो कारण है वो किसके कारण हुआ। फिर हम कहेंगे कि किस अवस्था में कितना हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एनीमिया रोग के लक्षण क्या है, अगर किसी को हो गया तो सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स हम कहेंगे देखिए चक्कर आना, त्वचा का सफेद दिखना, त्वचा का पीला पड़ना, डी हम कहेंगे सभी मीन्स ये सभी हमारे त्वचा हमारी कैसी दिखेगी, हम कहेंगे त्वचा सफेद भी दिखेगी और त्वचा पीली भी दिखेगी। जब ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो त्वचा हमारी पीली दिखने लगेगी। मीन्स एचजी की हीमोग्लोबिन की अत्यधिक कमी, अत्यधिक अत्यधिक कमी, जब अत्यधिक कमी हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि उसकी शरीर पीली दिखने लगेगी। और सफेद में हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन की कम कमी, कम कमी, कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। थोड़ा मोड़ा जब कमी होगा तो स्किन सफेद दिखेगी और ज्यादा कमी हो गया तो हम कहेंगे स्किन पीली दिखेगी। और इसके बाद उसको आएगा चक्कर। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एनीमिया रोग का लक्षण नहीं है। अब लक्षण तो आपने देख लिया था, अब यहाँ पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा भी होगा हमारा इसमें लक्षण जिससे जो हमें एनीमिया रोग का नहीं है। तो हम कहेंगे एनीमिया रोग का लक्षण नहीं है जीभ नाखून के अंदर सफेदी, हम कहेंगे जीभ में सफेदी, नाखून के अंदर सफेदी, मीन्स ये सफेदी की प्रक्रिया नाखून में भी और जीभ में भी। हम कहे चेहरे और पैर में सूजन, देखिए ओलेमा, ओलेमा हमारा पैर में भी और चेहरे में भी। हम कहेंगे सांस लेने में तकलीफ, फिर कह रहा मोटा होना, एनीमिया रोग का लक्षण नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे मोटा होना, मोटा होना एनीमिया रोग का लक्षण नहीं है। हम कहेंगे जीभ और नाखून के अंदर इस सफेदी और हम कहेंगे चेहरे और पैर में सूजन, ये हमारे एनीमिया के लक्षण हैं, जबकि मोटा होना एनीमिया का लक्षण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। देखिए शरीर वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है, मीन्स हमारे बॉडी वेट का कितना परसेंट हमारा ब्लड होता है। मीन्स हम कहेंगे बॉडी वेट से इसकी तुलना की गई है तो हम कहेंगे 7%, 7%। शरीर वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है, हम कहेंगे 7% होता है। मीन्स नॉर्मल वैल्यू हम लोग कहेंगे व्यक्ति का सामान्य भार, व्यक्ति का सामान्य भार कितना होता है, सामान्य भार हम कहेंगे 65 ग्राम होते, 65 केजी होता है। कितना होता है, 65 केजी। इस 65 केजी का 7% अगर आप निकाल दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि उस एक व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होता है। तो देखिए ये नॉर्मल वैल्यू के तहत आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से गुणा करके आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे 7 × 35 को 5 होगा, 7 × 6 42, 42 3 45 होगा, हमारा 45 होगा। और यहाँ पर आप 100 से भाग कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, हम कहेंगे कि 4.55 लीटर। क्या बोलेंगे, इतना लीटर। मीन्स हमारा केजी की प्रक्रिया था, हम कहेंगे 4 से 5 लीटर, जो आप जानते हैं कितना 4 से 5 लीटर ब्लड होता है एक व्यक्ति में। तो देखिए यहां से मिल गया कि 7% शरीर वजन का 7% भाग हमारा रक्त का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां क्वेश्चन। देखिए विटामिन की कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम है कि विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, प्रोटीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, मिनरल्स की कमी से एनीमिया रोग होता है। हम लोग कहेंगे इस तरीके से जो पोषक तत्व हमारे हैं, तो 3 पोषक तत्वों की कमी से, मीन्स मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन, इन 3 पोषक तत्वों से हमारा एनीमिया रोग होता है।
तो विटामिन की कमी से यहाँ हमारा कि न्यूट्रिएंट हमारा विटामिन की कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है? सिक्किल सेल एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, या हम कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग क्या ऑप्शनल यहाँ पर लेंगे? हम लोग कहेंगे कि देखिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पर ये दोनों हमारा ऑप्शनल सही होगा। हम लोग दोनों काउंट्स करेंगे, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटिक एनीमिया। हम कहेंगे देखिए ये हमारा विटामिन B6 मीन्स पायरिडॉक्सिन, 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 पायरिडॉक्सिन है ये, विटामिन B6 की कमी से होगा। कमी आप ध्यान रहे कि एक कमी विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, जबकि माइक्रोसाइटिक एनीमिया हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए विटामिन B9 एंड B12, B9 और B12 की कमी से माइक्रोसाइटिक मीन्स आरबीसी का आकार बड़ा हो जाना। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है आरबीसी, आरबीसी का आकार, आकार बड़ा होना, बड़ा होना, बड़ा होना। अब माइक्रोसाइटिक, माइक्रो का मतलब होता है आरबीसी, आरबीसी का आकार, आकार छोटा होना, छोटा होना। तो देखिए जब हम लोग कहेंगे कि अगर विटामिन B6 की कमी है तो माइक्रोसाइटिक हो जाएगा, अगर हम कहेंगे B9 और B12 की कमी है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शनल क्या होगा? कमी से माइक्रो और माइक्रोसाइटिक, विटामिन की कमी से माइक्रो और माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विटामिन B9 और B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको सीधे मिला कि माइक्रोसाइटिक। अभी हमने बताया था विटामिन B9 और B12 की कमी से, B9 और B12 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया आप समझ गए होंगे, आरबीसी, आरबीसी का आकार, आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आरबीसी अपरिपक्व हो जाता है, आरबीसी, आरबीसी अपरिपक्व, अपरिपक्व रहता है। और आरबीसी अनियमित आकार का होता है, आरबीसी अनियमित आकार का होता है, अनियमित, अनियमित आकार का होता है। तो देखिए आरबीसी अनियमित आकार का भी हो गया, बड़ा भी हो गया और अपरिपक्व भी रहा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, जो विटामिन B9 मीन्स फोलिक एसिड और साइनोकोबाल्ट की कमी से होता है। देखिए मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर देखिए मेगैलो, मेगैलो मीन्स होता है हमारा मेगा, मेगा मीन्स मेगा, मेगैलो मीन्स मेगा। अब मेगा के तहत हम लोग कहेंगे बड़ा, मेगा मीन्स क्या होता है? बड़ा, मीन्स बड़ा। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? फिर हम लोग ने देखा कि मेगा मीन्स बड़ा, हमारा मीन्स बड़ा मीन्स माइक्रो, बड़ा मीन्स माइक्रो, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक मीन्स हम लोग को मिला विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से हमारा होगा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखिए, परनीशियस एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए परनीशियस एनीमिया हम लोग को मालूम है कि परनीशियस एनीमिया किसकी कमी से होगा। तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे परनीशियस एनीमिया हमारा विटामिन B12 की कमी से होता है। तो हम लोग यहाँ पर दिया है विटामिन B6, B9, विटामिन B9, B12, विटामिन B12। हम लोग कहेंगे विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया रोग होता है। ये परनीशियस एनीमिया होता क्या है? इसे भी आप जानते ही हैं कि कहेंगे हम लोग ये विटामिन हमारा B12 की कमी मीन्स शाकाहारी भोजन करने वाले, शाकाहारी, शाकाहारी भोजन, भोजन करने वाले, करने वाले व्यक्तियों में, व्यक्तियों में होगा। प्लस हम लोग कहेंगे कि जो शाकाहारी भोजन लेते हैं उनमें होगा, और जो दूध नहीं लेते हैं हम कहेंगे दूध नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले, लेने वाले व्यक्तियों में, व्यक्तियों में।
जो व्यक्ति दूध नहीं पीता है उस व्यक्ति को भी एनीमिया रोग होता है, और वो केवल शाकाहारी होता है तो उसे भी होता है। हम कहेंगे कि ये रोग हमारा पर्नीशियस एनीमिया का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, शुद्ध शाकाहारी और दूध न लेने वाले व्यक्ति में कौन सा रक्तता होती है? अभी हमने आपको बताया था कि वो हमारी जो एनीमिया है उसे हम लोग पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग कहेंगे शुद्ध शाकाहारी और दूध न लेने वाले को पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। देखिए, पर्नीशियस एनीमिया का लक्षण है, क्या लक्षण है? तो देखिए, इस लक्षण के आधार पर ही इसे हम लोग कहेंगे कि पर्नीशियस एनीमिया हुआ है। लाइक दैट, इसके सिम्टम्स देखिए, जो सिम्टम्स है, हाथ पैर में झंझनाहट होगा, इसके बाद इंस्ट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी, इंस्ट्रिंसिक, देखिए इंस्ट्रिंसिक फैक्टर, फैक्टर, ये फैक्टर है क्या? ये फैक्टर हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन की कमी से भी होगा। आरबीसी का इसमें क्या होगा? लक्षण क्या है? हम कैसी कमी भी एक हमारा लक्षण है। हम क्या आरबीसी का देखिए बड़ा आकार एवं अपरिपक्वता, मीन्स हम कहेंगे ये सभी लक्षण हमारे पर्नीशियस एनीमिया के हैं। हाथ पैर में झंझनाहट होगी, चेहरे में स्वेलिंग भी होगी, हाथ पैर में झंझनाहट होगा, और चेहरे में हम कहेंगे चेहरे में स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग, चेहरे में स्वेलिंग भी आ जाएगी। ये सभी लक्षण हमारे किसके होते हैं? पर्नीशियस एनीमिया के होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 28। देखिए, किस रोग में आरबीसी रक्त में दिखाई देती है? मीन्स आरबीसी इतनी हम कहेंगे कि क्या रक्त में दिखाई देती है? नहीं, रक्त में आरबीसी दिखाई नहीं देती है, लेकिन कोई एक यहाँ पर ऐसी एनीमिया है जिस एनीमिया के कारण हमारे रक्त में आरबीसी दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब हुआ कि आरबीसी का आकार बड़ा हो गया होगा, तभी हमें वो आरबीसी रक्त में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कहेंगे पर्नीशियस एनीमिया में हमारे क्या करते हैं? आरबीसी सबसे ज्यादा बड़े हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पर देखिए पर्नीशियस एनीमिया, हम लोग क्या बोलेंगे? पर्नीशियस। जैसे आपका टेस्टिंग होगा बड़े बड़े आरबीसी दिखाई देना शुरू हो गए, समझ जाइए कि क्या है? पर्नीशियस एनीमिया रोग हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पर्नीशियस एनीमिया का लक्षण नहीं है, तो क्या इसमें है जो पर्नीशियस एनीमिया का लक्षण नहीं है? तो देखिए, हम लोग कहेंगे संवेदन शून्यता, मीन्स हम लोग कहेंगे कि अंग का शून्य होना, किसी अंग का शून्य होना, शून्य, शून्य होना, शून्य होना, शून्य न होकर के शून्य होना, शून्य होना, ये हमारा संवेदन शून्यता मीन्स किसी आए दिन उसका कोई ना कोई अंग, कहीं हाथ शून्य हो जा रहा है, कहीं पैर शून्य हो जा रहा है, कहीं नाक शून्य हो जा रही है, कहीं कान शून्य हो जा रहा है, मीन्स कोई ना कोई उसका क्या है? अंग शून्य हो जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे संवेदन शून्यता। कमजोर स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर क्या होगा? हम लोग कहेंगे मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है। मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। हम कहें तंत्रिकाओं में परिवर्तन, हम कहें कि न्यूरॉन्स उसे क्या करने लगते हैं? कमजोर हो जाते हैं और चेंज होने लगते हैं। हम कहें कि ये भी हमारा होगा। हम कहेंगे लक्षण नहीं है, हम कहें पॉलीयूरिया, क्या बोलेंगे? पॉली, बार बार अधिक मात्रा में यूरिन का निकलना, हम कहेंगे बार बार अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में यूरिन का निकलना, यूरिन का निकलना, यूरिन का निकलना, निकलना, ये हमारा पॉलीयूरिया। ये सिम्टम्स हमारा है, ये सिम्टम्स हमारा डायबिटीज का है, ये डायबिटीज, डायबिटीज का ये लक्षण है हमारा पॉलीयूरिया, न कि हम कहेंगे एनीमिया रोग का लक्षण है। तो इस तरीके से हम लोग का 29 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए 30 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिकल सेल एनीमिया का संबंध है, मीन्स ये हमारा
अभी जो पिछले एग्जाम हुए हैं टीटी पीटी का, वहां से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि सिक्किल सेल एनीमिया हमारा का संबंध है। हम कहेंगे ये एनीमिया हमारी कैसी है? एनीमिया सिक्किल सेल एनीमिया हमारी आनुवंशिक होती है। कैसी होती है? आनुवंशिक रोग है। हम कहेंगे आरबीसी का हंसिए जैसा आकार, इसी को पूछ रखा था। नाखून के समान आकार, आरबीसी का हंसिए जैसे आकार या नाखून, नाखून के समान समान आकार, आकार मीन से बोला था किस एनीमिया रोग में आरबीसी का आकार नाखून के समान हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे किस रोग में? सिक्किल सेल एनीमिया। वहां पॉइंट हम लोग को मिला था एनीमिया रोग में आरबीसी का आकार नाखून के समान हो जाता है। तो देखिए आरबीसी का आकार नाखून के समान या हंसिए के समान या इसी बोलेगा चम्मच, चम्मच के समान, चम्मच के समान। ये हमारा आनुवंशिक एनीमिया रोग है। हम कहेंगे ये रोग बालक को पेरेंट्स से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जाता है। मीन्स ये आनुवंशिक एनीमिया है। दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन क्यों हुआ ये रोग? हम लोग कहेंगे दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण ये हमारा हुआ। मीन्स हीमोग्लोबिन में क्या है? डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिन में दोषपूर्ण डिसऑर्डर, हम कहें डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमारे क्या है? डिसऑर्डर है, विकार है। ये विकार हमारे क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। तो इस तरीके का हमारा ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही रहा? डी सही रहा। आइए एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस अवस्था में एनीमिया रोग अधिक होता है? लाइक दैट हमारा यहाँ पर स्टेज दे रखा है। क्या हम कहेंगे वृद्ध व्यक्ति को एनीमिया अधिक होगा, प्रौढ़ व्यक्ति को होगा, किशोर को होगा या बालक को होगा? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर एनीमिया रोग सबसे ज्यादा किसको होता है? एडल्ट व्यक्ति को होता है। किसको होता है? प्रौढ़ अवस्था, एडल्टहुड, एडल्ट एडल्टहुड में सबसे ज्यादा एनीमिया रोग का प्रोसेस होता है। सब एनीमिया रोग अधिक होता है। मीन्स बुढ़े को भी ज्यादा एनीमिया रोग नहीं होता, लेकिन हाँ प्रौढ़ व्यक्तियों को एनीमिया रोग ज्यादा होता है, क्योंकि दिन भर के वो अपने क्या समस्याओं में परेशान रहते हैं, वर्क ज्यादा करते हैं और न्यूट्रिएंट्स कम ले पाते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि न्यूट्रिशन की कमी से ही एनीमिया रोग होता है, तो इसलिए वो अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते और उनको हम कहेंगे एनीमिया रोग हो जाता है। आइए देखते हैं थैलेसीमिया रोग का संबंध है। देखिए यहाँ पर थैलेसीमिया रोग, ये भी हम लोग कहेंगे रक्त संबंधित रोग है। थैलेसीमिया रोग हमारा क्या है? हम कहेंगे थैलेसीमिया रोग हमारा रक्त संबंधित, रक्त संबंधी संबंधित रक्त संबंधित रोग है ये हमारा। इस रक्त संबंधित रोग को हम लोग कहें क्या वंशानुगत होता है या रक्त की कमी से होता है? हीमोग्लोबिन का न बनना होगा। हम कहेंगे डी सभी। मीन्स हम कहेंगे इसका संबंध थैलेसीमिया का संबंध सभी से होता है। मीन्स हम कहेंगे हीमोग्लोबिन का न बनना थैलेसीमिया रोग है। हम कहेंगे रक्त की कमी थैलेसीमिया रोग है। हम कहेंगे ये रोग हमारा वंशानुगत होता है, मीन्स जेनेटिक होता है। मीन्स हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाते, बहुत कम बनते हैं, तो इसलिए हम लोग कहेंगे थैलेसीमिया रोग का संबंध सभी से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलेसीमिया से आपको मिल सकता है क्वेश्चन, एनीमिया रोग से ग्रसित माता पिता से शिशु में उत्पन्न रोग है। देखिए माता पिता अगर हमारे क्या है एनीमिया रोग से दोनों ग्रसित हैं, यहाँ पर देखिए कर माता पिता, माता पिता से उत्पन्न शिशु मीन्स एनीमिया रोग से ग्रसित, दोनों ग्रसित हैं। ये ग्रसित माता और पिता भी है, ये दोनों ग्रसित हैं। एनीमिया से ग्रसित माता पिता से शिशु में उत्पन्न रोग होगा थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। हम कहेंगे डी। मीन्स यहाँ पर देखिए थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया हमारा ये थैलेसीमिया रोग
तीन रूपों में होता है, तीन रूपों में होता है। एक मेजर होता है थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीडिएट, और हम कहेंगे माइनर, माइनर, माइनर। तो देखिए थैलेसीमिया के हमारे तीन फॉर्मेट होते हैं, तीन रूप होते हैं। एक मेजर होता है, दूसरा इंटरमीडिएट होता है, तीसरा हम लोग कहते हैं माइनर होता है। तो देखिए जो मेजर होगा माता पिता, हम कहेंगे माता पिता, माता पिता दोनों, दोनों एनीमिया से ग्रसित, एनीमिया से ग्रसित, से ग्रसित। जब दोनों माता पिता दोनों एनीमिया से ग्रसित होते हैं तो हम कहेंगे मेजर थैलेसीमिया होगा, मेजर थैलेसीमिया होगा। इंटरमीडिएट में सेम प्रक्रिया होती है, माता पिता दोनों हमारे क्या होते हैं, एनीमिया से ग्रसित होते हैं। लेकिन माइनर वाले प्रोसेस में हमारा क्या होता है, माइनर वाले में केवल एक माँ या पिता, माँ या पिता, केवल एक, केवल एक एनीमिया का शिकार, एनीमिया, एनीमिया का शिकार, एनीमिया का शिकार। जब माता पिता में से कोई एक एनीमिया रोगी है तब हम कहेंगे कि वो माइनर थैलेसीमिया होगा। जबकि दोनों एनीमिया रोग से ग्रसित हैं तो हम कहेंगे बालक को जो एनीमिया रोग होगा वो मेजर थैलेसीमिया का होगा। तो यहाँ पर देखिए एनीमिया रोग से ग्रसित माता पिता से शिशु में उत्पन्न रोग होगा, हम कहेंगे यहाँ पर दोनों सही होगा, थैलेसीमिया मेजर भी होगा और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट भी होगा। मीन्स थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट दोनों होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को याद रखेंगे। लाइक दैट हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए 34वां क्वेश्चन, एनीमिया रोग से ग्रसित माता या पिता। अभी देखिए हमारा, अभी हमने आपको इसका थर्ड बताया था, उस थर्ड से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनीमिया रोग से ग्रसित माता या पिता, देखिए माता या पिता से शिशु में उत्पन्न रोग होगा, हम कहेंगे थैलेसीमिया माइनर। क्या होगा, थैलेसीमिया माइनर रोग होगा, ना कि मेजर होगा और ना कि इंटरमीडिएट होगा। आइए 35 देखते हैं। देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम रोग में कौन सी एनीमिया रोग होता है। तो देखिए ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम लोग कहेंगे कि ये चाइल्डहुड का रोग है, चाइल्डहुड में पाया जाता है। ये हमारा जेनेटिक है, सिंड्रोम लग गया है यहाँ पर देखना, ये सिंड्रोम है मीन्स जेनेटिक है, जेनेटिक, जेनेटिक बीमारी है ये भी हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कॉपरहीनता एनीमिया, प्रोटीनहीनता एनीमिया, विटामिन एनीमिया, या हम कहेंगे डी कोई नहीं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे प्रोटीनहीनता एनीमिया। क्या बोलेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन सी एनीमिया होती है, हम कहे प्रोटीनहीनता, प्रोटीन की कमी से अगर एनीमिया रोग होता है मीन्स हम कहेंगे आरबीसी का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से जब आरबीसी का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो हम लोग कहेंगे नेफ्रोटिक एनीमिया होगा। तो इस तरीके से प्रोटीनहीनता एनीमिया का संबंध हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम से होता है। आइए 36 से देखते हैं हम लोग, एनीमिया रोग में किस भोज्य पदार्थ को अधिक देना चाहिए, फूल गोभी का पत्ता, पालक, चौलाई, गाजर। तो हम लोग को मालूम है कि सबसे बेकार चीज यहाँ पर दिख रहा है कि जो हम लोग खाते नहीं हैं उसी चीज में सबसे ज्यादा हमारा क्या पाया जाता है, जो है आयरन पाया जाता है। तो देखिए फूल गोभी पत्ता, हम लोग क्या कहेंगे, एनीमिया रोग में किस भोज्य पदार्थ को अधिक देना चाहिए, तो हम लोग किसको देंगे, जो है फ्लावर, कब्बेज लीफ को देंगे, फूल गोभी पत्ते को देंगे। लाइक दैट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37। देखिए हीमोलाइटिक एनीमिया रोग होता है, हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि आरबीसी का टूटना। हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक मतलब होता है हमारा आरबीसी का टूटना। देखिए तो आरबीसी का, या हम कहेंगे हीमोग्लोबिन का टूटना, तो हम लोग को मिल रहा है देखिए हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से। तो हीमोलाइटिक मीन्स आरबीसी का, आरबीसी का नष्ट होना, नष्ट होना
बोला जाता है, हमारा आरबीसी का नष्ट होना बोला जाता है हीमोलाइटिक। मीन्स आरबीसी नष्ट हो रहे हैं, मीन्स हम कहें हीमोग्लोबिन हमारा नष्ट हो रहा है। आइए 38 क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन संचालित करता है? हम लोग को मालूम है कि हीमोग्लोबिन ही हमारे बॉडी में रक्त का ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। तो यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को लेकर के घूमता है? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा 1.36 मिलीग्राम ऑक्सीजन को संचालित कर रहा है, या 2 मिलीग्राम, 2 मिली या 3 मिली या 4 मिली। तो हम लोग कहेंगे 1.36, क्या बोलेंगे 1 पॉइंट। तो देखिए हीमोग्लोबिन के प्रोसेस में देखिए, ये हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन होते हैं, एक आयरन। हीमोग्लोबिन का ये हमारा हेड सिस्टम होता है, ये हेड है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इस 4 ऑक्सीजन के तहत हम लोग कहेंगे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन? हम कहें 1.36 मिलीलीटर। आइए 39 क्वेश्चन देखते हैं, एक हीमोग्लोबिन में एक आयरन ऑक्सीजन के कितने अणुओं से जुड़ा होता है? अभी आपको हमने बता दिया था कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ा होता है। कितने अणु से जुड़ा होता है? 4 अणुओं से जुड़ा होता है। आइए अब अपना हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। मीन्स हम कहें हीमोग्लोबिन बना होता है, किसका बना होता है हीमोग्लोबिन? हम कहेंगे हीमोग्लोबिन हीम प्रोटीन का बना होता है, ऑक्सीजन का बना होता है, हम लोग कहेंगे दोनों का बना होता है। तो हम लोग कहें हीमोग्लोबिन में हीम प्रोटीन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। मीन्स हम कहें हीमोग्लोबिन हमारा हीम प्रोटीन और ऑक्सीजन का बना होता है। तो इस तरीके से आज का आपका टॉपिक एनीमिया रोग यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।